साथियों, मेरे पास हिस्ट्री का पेपर है और हम हिस्ट्री व्याख्याता के हिसाब से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं प्रश्नों की एकदम विस्तृत व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। जो बच्चा इनको अच्छी तरीके से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो सकता है। एक पहला प्रश्न है इस पेपर का, हिस्ट्री का पेपर है मेरे पास, कि अधिकारी जो उत्तरवैदिक काल में राज्य का कर वसूल करता था, उत्तर वैदिक यानी उत्तरवैदिक काल का अर्थ क्या है? जो भी ऋग्वेद के बाद का काल उसको उत्तरवैदिक काल कहते हैं। उत्तरवैदिक काल में राज्य कर वसूलने वाला अधिकारी इसका नाम था भागदूत। फिर अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में, क्योंकि हिस्ट्री का जो स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट है और वर्ल्ड हिस्ट्री की तो उसमें 5-6 बिंदु हैं, बाकी सारे भारतीय इतिहास के हैं और पूरा इतिहास दे दिया है। यानी प्रोटो हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मध्यकाल और ये राजपूत काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारा है। मौर्य प्रशासन में अग्रनोमाई कौन था? इसका उत्तर है साथियों, यह कृषि से संबंधित एक अधिकारी था जो जिला लेवल पे बैठता था, यानी ये जिले का अधिकारी था। तीसरा प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में सैनिक कोष का अधिकारी, गुप्त प्रशासन में सैनिक कोष का अधिकारी, इसके लिए दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है रण, रण का अर्थ होता है युद्ध, तो युद्ध में सेना जाती है तो रण भांडाकारिक, और दूसरा है बलाधिकरणिक, यानी बल। अब भी फौज और पुलिस को बल कहा जाता है, तो इसके दो शब्द हैं, बलाधिकरणिक और रण भांडागारिक। ये गुप्त काल का सेना से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी था। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाति प्रथा की उत्पत्ति सबसे पहले किस में वर्णित है? जाति प्रथा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ वर्णित है? बहुत चित परिचित प्रश्न है। इसका उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल के। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं और 10वें मंडल में जाति प्रथा का वर्णन है, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो ये कहता है कि यहाँ की जो जाति प्रथा थी वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। उसमें जो एक मंत्र है, एक लड़का कहता है कि मेरी माता पिशानारी है, मेरे पिताजी वैद्य हैं, उससे ये लगता है कि जाति प्रथा कर्म आधारित थी। तो ऋग्वेद के 10वें सूत्र में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, और उस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त में जाति प्रथा का सबसे पहले बात में वर्णन मिलता है। और वेदों को वैसे अपौरुषेय माना जाता है, ये सभी को पता है। वेदों को अपौरुषेय यानी ये माना जाता है कि इनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अपौरुषेय माना जाता है और इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। इस श्रुति का अर्थ होता है कि ये सुनकर के, ईश्वर की जो आवाज थी उसको सुनकर के इन वेदों की रचना की गई है, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। फिर आगामी प्रश्न है अपना, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में कब हुआ था?
बौद्ध धर्म का विभाजन, ये हुआ था साथियों चौथी बौद्ध संगीति में। कौन सी में? चौथी बौद्ध संगीति। संगीति का अर्थ होता है एक धर्म सम्मेलन था, और बौद्धों में कुल 4 संगीतियां हुई थी। ये चौथी बौद्ध संगीति में ये बंट गया किसमें? हीनयान और महायान में। महायानियों की भाषा संस्कृत थी, हीनयानियों की भाषा पाली रही थी। और ये बुद्ध को, हीनयानी क्या मानते थे? बुद्ध को केवल महामानव यानी एक व्यक्ति था बुद्ध, या महापुरुष कह सकते हैं, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार कहते थे। इन दोनों में मूल यंत्र है, एक तो भाषा का हो गया, दूसरा इनकी ईश्वर के प्रति जो धारणा है या बुद्ध के प्रति जो धारणा है उसके बारे में। ये तो केवल हीनयानी ईश्वर बुद्ध को केवल मानव मानते हैं, जबकि वो महामानव मानते हैं। और हीनयान का होता है छोटी, यान का अर्थ गाड़ी, और महायान का होता है, हीनयान का अर्थ छोटी गाड़ी, महायान का अर्थ बड़ी गाड़ी। अब ये किस केस में हुई थी? कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध संगीति, कनिष्क था उस समय कुषाण वंशीय राजा। कुषाण राजा था कनिष्क, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। बहुत सोरो याद रहेगो, कह याद मिला लो, यानी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछा जाता है तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे। यानी चौथी बौद्ध समिति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। और कनिष्क के समय ये चौथी बौद्ध समिति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब आगामी प्रश्न है, तीसरी बौद्ध समिति किसके समय हुई थी और कहां हुई थी? साथियों, तीसरी बौद्ध समिति तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का नाम है आधुनिक पटना। तृतीय बौद्ध समिति पाटली उत्तर पटना में हुई थी, और राजा था अशोक। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्वेश्चन टाइप ही कर रहे हैं। फिर आगामी क्वेश्चन है कि सुल्तान ने उन जागीरों की जांच करो, ये सल्तनत काल का प्रश्न है, जो सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले में दी गई थी। तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक जागीरों की जांच करवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों करवाई थी? क्योंकि सेना में भ्रष्टाचार फैल गया था, जागीरें मिल गई थी, जबकि आवश्यकता पड़ने पर राजा को ये सैन्य सेवा उपलब्ध नहीं करवाते थे। इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक जागीरों की जांच करवाई थी, और ज्यादातर जागीरों को उसने नष्ट कर दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रश्न हो रहा है, दाग प्रथा, यानी सेना में घोड़ों को दागने की, ताकि लोग कमजोर घोड़ों को, अपने घर के कमजोर घोड़े को सेना में छोड़ देते थे और मजबूत घोड़े को अपने घर ले जाते थे। तो सेना में दाग प्रथा एवं हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा ये सैनिकों के लिए थी, दाग प्रथा ये घोड़ों पर थी। यानी विशेष प्रकार का घोड़े की पीठ पर एक चिन्ह लगाते थे, उसका नाम था दाग
पर था। और ये सैनिक का रखा जाता था हुलिया, यानी उसका एक काल्पनिक चित्कार, मुंह पर उसके क्या निशान है, हाथ पे क्या निशान है, लंबाई कितनी है, इस प्रकार का जो विवरण है वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला अधिक राजा था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी थी और सैन्य सुधार किए थे। और एक प्रश्न ये भी आता है कि स्थायी सेना की नींव रखने वाला प्रथम मुगल शासक, स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का राजा रखने वाला प्रथम शासक वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक और महत्वपूर्ण सुधार है, वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के, यानी 4 प्रकार के अधिकारी इसने नियुक्त किए थे। और जो भी व्यक्ति दुकानदार कम तोलता था तो उसके शरीर का उतना ही मांस काट लिया जाता था। तो ये प्रणाली है, ये बहुत सफल रही थी। अब आगामी प्रश्न है अपने, इल्तुतमिश विजय प्राप्त करने में कहां असफल रहा? तो साथियों, नागदा का जो क्षेत्र सिंह है, नागदा राजस्थान में था, नागदा के क्षेत्र सिंह ने, कई जगह इसका नाम जेतर सिंह भी आता है। इल्तुतमिश को हराया था। एक प्रश्न आगामी यह है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी भारत में एकमात्र दिल्ली में जो मुस्लिम शासिका बनी है, राज्यों में तो कई बनी है लेकिन दिल्ली में एक ही मुस्लिम शासिका बनी है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजा बनी थी। और इसको जो कट्टर उलेमा या जो दरबारी गुट था मुस्लिम वर्ग का, उन्होंने इसको अस्वीकार किया था क्योंकि इस्लाम में महिला शासिक होना वर्जित है। फिर एक प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद किस किले का नाम रखा था? और ये राजस्थान हिस्ट्री का भी है, भारत के इतिहास का भी है। और खैराबाद किसका नाम रखा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर, चित्तौड़ का नाम पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। और खैराबाद ये रखा था सिवाना दुर्ग, जो वर्तमान में बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रख दिया। यानी 2 ही दुर्गों का राजस्थान में इसने नामकरण किया था, वो खिजराबाद और खैराबाद। फिर आगामी क्वेश्चन अपने, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण दक्षिण के किस राज्य पर हुआ था? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था उसी वर्ष उसने आक्रमण किया था दक्षिण भारत पर, और उस जगह का नाम है देवगिरी। यानी अलाउद्दीन का प्रथम दक्षिण भारत में आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण, इसका नामकरण है देवगिरी। और देवगिरी का राजा था राजा रामचंद्र यादव, राजा रामचंद्र देव यादव। इसके समय देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। और देवगिरी को कभी उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को छोड़ करके देवगिरी, और देवगिरी का नाम उसने रखा था दौलताबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत में पहला आक्रमण है वो है साथियों
देवगिरी, यानी 1296 ईस्वी में इसने अटैक किया था। कब किया था? 1296 में। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। इसको मार करके अपने चाचा और वैसे ससुर भी था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी भारत का राजा बना था। और अलाउद्दीन का जो सेकंड आक्रमण है दक्षिण का, या दक्कन का कह दो, दक्कन का सेकंड आक्रमण किस पे हुआ था? ये हुआ था साथियों तेलंगाना पर। यानी पहला आक्रमण देवगिरी पर अलाउद्दीन का, और दूसरा दक्षिण का आक्रमण था तेलंगाना पर। फिर एक प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? और एक इसकी उपाधि का प्रश्न भी कई बार आ जाता है। इसके बचपन का नाम था अली गुरशत। अली गुरशत। और इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, यानी ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। एक सिकंदर यूनान का था, और उसके बाद जिसने अपने आप को सिकंदर घोषित किया वो राजा था अलाउद्दीन खिलजी। फिर आगामी प्रश्न वो है मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम। जूना खां था। और इसकी याद में फिरोज तुगलक ने एक शहर बसाया था, उसका नाम है जौनपुर, जो यूपी का एक बहुत बड़ा शहर है। जिला मुख्यालय जौनपुर। यानी जौनपुर की स्थापना अपने चाचा की याद में किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। और जूना खां इसका मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। आगामी प्रश्न है कि किसने दीवान ए कोही की स्थापना की? तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दीवान ए कोही क्या था। यानी दीवान ए कोही ही है, ये एक कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही की स्थापना। और मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि के संबंध में एक और प्रयोग है, वो है फसल चक्र, यानी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का जो प्रचलन है वो किसने किया था? फिरोज इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया था, और देवगिरी का नाम इसने क्या रखा था? दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया, और इसका नाम रखा उसने दौलताबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकार एक शब्द काम में लेते हैं, वो है प्रतिभावान पागल। यानी प्रतिभा तो बहुत अच्छी थी, उसमें अच्छे निर्णय थे। भारत के कुछ इस प्रकार के निर्णय या घटनाओं को वो हजारों साल पहले ही देख गया था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ उन्मादीपन या पागलपन भी था। और उसकी जो 5 विवादास्पद योजनाएं जिनकी वजह से वो फेल हो गया था, वो हम आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी उसकी 5 विवादास्पद योजनाएं, जिनमें एक योजना थी ये राजधानी परिवर्तन, कि दिल्ली से पहले राजधानी देवगिरी ले गया, और देवगिरी से वापस थोड़े समय बाद दिल्ली लाया। तो उसमें बहुत सी जनता जाते समय मर गई, बहुत से लोग आते समय मर गए। तो ये हो गया अपने मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो। और फिर आगामी क्वेश्चन अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत के राज्यों की विजय की थी, उसमें उसका साथ किसने दिया था? तो साथियों मलिक कफूर नाम का एक व्यक्ति है, उसने उसको बहुत साथ दिया था। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन की
दक्षिण विजयों में, दक्षिण विजय कई जगह दक्कन भी नाम आता है, एक ही बात है। दक्षिण विजयों में सहायता की थी। फिर एक प्रश्न है, सल्तनत काल का पहला शासक जिसने उलेमा, पहले तो हमें यह होना चाहिए कि उलेमा क्या है। तो उलेमा इस्लामिक धर्माधिकारियों का एक वर्ग था जो राजा को भी समझाता था क्या, इस्लामी कानून। तो इस्लामी कानून की व्याख्या करने वाला धर्म अधिकारियों का एक वर्ग था। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला धर्म अधिकारियों का एक वर्ग था। यानी ये प्रश्न है कि किसने उलेमा के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी उलेमा को अपने शासन पर हावी होने नहीं दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा पर नियंत्रण किया। उलेमा अपने क्लियर हो गया। यानी सल्तनत काल का पहला शासक जिसने उलेमाओं का राज्य कार्य में हस्तक्षेप बंद कर दिया था, तो वो भी शासक कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। इसने इनका हस्तक्षेप बंद किया था। फिर आगामी प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहां है और इसका निर्माता कौन था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है और इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो इमारतें बनाई थी उनमें कुतुब मीनार है दिल्ली में, और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कई बार प्रश्नों में आता है जो इमारतें बनाते हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पुराने से नई की ओर या नई से पुराने की ओर। तो ये दिल्ली में है और इसका निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आगामी क्वेश्चन अपने कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो इसने नहीं बनाया था। यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, तो उसको अल्लाही दरवाजा कहते हैं। प्रवेश द्वार को अल्लाही दरवाजा कहा जाता है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने नहीं करवाया था। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ने बनाई, लेकिन इसका प्रवेश द्वार बहुत बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। प्रवेश द्वार को अल्लाही दरवाजा कहा जाता है, जिसका निर्माता अलाउद्दीन खिलजी था। ये अपने क्लियर हो गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और दिल्ली सल्तनत का भारत में पहला शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने भारत में शासन नहीं किया था, अपने सिपह सालार यानी इसका पदनाम सिपह सालार था, उसको भारत का शासक बना के वो छोड़ गया था। फिर आगामी क्वेश्चन है साथियों अपने, भक्ति मार्ग के संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर प्रथम बार हिंदी का प्रचार शुरू किया था, यानी जो अपना भक्ति काल है ये दक्षिण भारत में पैदा हुआ था, शुरू हुआ था। द्रविड़ में भक्ति जन्मी थी और उत्तर भारत में पली बढ़ी। भक्ति काल के जो बाद के संत है वो सारे उत्तर के ही हैं, कबीर, धन्ना, रामदेव, इस प्रकार के बहुत से नाम हैं। तो इनमें रामानंद यानी कबीर के गुरु थे रामानंद ने हिंदी में प्रचार शुरू किया। और रामानंद किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य रामानंद थे।
रामानुज की भाषा जो थी वो संस्कृत की थी, और रामानुज दक्षिण भारत के संत थे, तो वहां संस्कृत भाषा ज्यादा प्रचलित थी। रामानुज के शिष्य रामानंद, और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर, धन्ना जाट टोंक के थे, जिनके अनुयायी धन्नावंशी स्वामी हैं। ये इनके अनुयायी हो गए। जाति से धन्ना जाट थे। कबीर धन्ना एक सगना कसाई, और एक था सेना, जिनको हम सेन जी महाराज कहते हैं, सेना नाई। ये रामानंद के शिष्य थे, और इन्होंने, रामानंद ने हिंदी को अपनाया, बाकी इनके जो शिष्य थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवचन दिए थे। इसलिए भक्ति काल भारत में अच्छी तरीके से आगे बढ़ा था। कबीर ने खुद कहा था कि संस्कृत जो है वो कूप नीर है, यानी कुएं का पानी है, उसको तो सक्षम व्यक्ति ही निकाल करके पी सकता है, जबकि जो क्षेत्रीय भाषाएं ये बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी को हर कोई पी लेता है। और फिर एक प्रश्न आता है, शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस संप्रदाय से था? तो मैं इसमें एक और बताता हूं आपको कि शेख निजामुद्दीन की जो मजार है, दरगाह है, वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये कौन से संत थे? चिश्ती, इनका संप्रदाय था चिश्ती, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु दिल्ली में हुई थी। आज भी जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। तो इसका मतलब निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहे थे, और इनके प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्होंने 8 शासकों के साथ काम किया था। किनके साथ? कितने के साथ? 8 के साथ। अमीर खुसरो ने, कहते हैं कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का अति प्रिय शिष्य था, और अमीर खुसरो को जब यह समाचार मिला कि गुरुजी चले गए, तो जब उन्होंने अपने गुरु का मृत शरीर देखा तो ये भी संसार से विरक्त हो गए। कहते हैं कि अगले ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। और एक हिंदी साहित्य में एक दोहा है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुश रहो घर आपने अब रैन वही चमुदेश, यानी रैन का अर्थ हो गया अंधेरा या रात्रि होगी चारों ओर पूरे देश में, यानी गुरुजी चले गए, अब पीछे कुछ नहीं बचा है। तो अगले दिन अमीर खुसरो जो हिंदी के, फारसी के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। तो ये था शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के थे और चिश्ती थे। संत, इसमें सूफी संतों में भी कई वर्ग हैं, नक्शबंदी हैं, अपने ये चिश्ती हैं, इस प्रकार का कई विभाजन है। फिर एक प्रश्न आता है, खानवा के युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी खानवा में बाबर की सफलता का मुख्य कारण, खानवा में बाबर की सफलता का मुख्य कारण यह था तोफ खाना, यानी बाबर के पास तोफ खाना था, जबकि हमारे जो राजपूत शासक थे, राणा सांगा के नेतृत्व में जो राजपूत शासकों का एक संघ था, जिसमें बीकानेर का मालदेव और उसका पिता राव गंगा भी थे, तो उनके पास तोफ खाने का अभाव था। तो इस वजह से राणा सांगा खानवा के युद्ध को हार गए। एक बहुत चिर परिचित है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, ये सबको आता है, पहली दूसरी क्लास में बच्चा सीख जाता है कि हुमायूं नामा की लेखक कौन थी? गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम ये बहन थी हुमायूं की, जिसने अपने भाई के दरबार के बारे में, भाई के शासन के बारे में एक किताब लिखी, उसका नाम है हुमायूं नामा। फिर एक शब्द आता है कि दीवान ए आरिज, ये मंत्री थे, मुगल काल के भी यही बदनाम है, सल्तनत में भी यही थे कि दीवान ए आरिज,
ये सबसे पहले शेर शाह ने बनाया था। दीवान आरिज किसका मंत्री था? सेना का। सेना का मंत्री दीवान आरिज कहलाता था। और एक है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ये जो शाही पत्र व्यवहार, शाही का मतलब हो गया सरकारी, यानी राजा का जो पत्र व्यवहार होता था उसका लेखक कौन था? दीवान ए इंसा। शाही पत्र व्यवहार का प्रभारी, इसका नाम था दीवान ए इंसा। फिर एक प्रश्न आता है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, जो इस्लामी मोहल्ले में रहते हैं वो जानते हैं कि सद्र किसको कहते हैं। आज भी मस्जिदों के संचालन के लिए कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का अध्यक्ष जो नियुक्त होता है उसको सदर कहा जाता है। तो सद्र उस सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों का मंत्री। धार्मिक मामलों का मंत्री, ये मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत दोनों में क्या कहलाता था? सद्र उस सुदूर। फिर एक प्रश्न है कि हल्दी घाटी का एक बहुत इजी प्रश्न है, किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी जून 1576। और जब हम 1576 को उल्ट देते हैं यानी 76 को उल्टते हैं तो ये आता है 67, 1567। इसमें किसका युद्ध हुआ था? उदय सिंह और अकबर का। उदय सिंह अकबर का जो चित्तौड़ आक्रमण है अकबर का, वो था 1567 में। और 67 को उल्टा कर दिया, छिंतर हो गया, तो उसके बेटे पर महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का हल्दी घाटी युद्ध ये हो गया। फिर आता है राणा कीका। ये महाराणा प्रताप का एक नाम था प्रचलित। आगामी प्रश्न है कि बीकानेर का नरेश राजा कल्याणमल अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने किस स्थान पर आए थे? ये साथियों नागौर दरबार है। नागौर दरबार अकबर ने 1570 ईस्वी में आयोजित किया था। और इसमें महाराणा प्रताप को छोड़कर के लगभग सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्थान की कह रहे हैं हम, लेकिन कहते हैं कि वो मारवाड़ का जो प्रताप है रावचंद्र सेन, वो भी एक बार इसके दरबार में आया था, लेकिन वापस नागौर से वो लौट गया था। नागौर दरबार क्या है कि मारवाड़ ये हो गया राजस्थान की स्वतंत्रता की एक कड़ी कह सकते हैं। स्वतंत्रता का उल्टा शब्द हो गया स्वतंत्रता की एक कड़ी। और नागौर में अकबर ने एक तालाब बनाया था, उसका नाम है शुक्र तालाब। तो बीकानेर का नरेश राजा कल्याणमल अकबर की संपूर्णता स्वीकार करने के लिए कहाँ आया था? यानी बीकानेर नरेश कल्याणमल ने अकबर की संप्रभुता कहां स्वीकार की थी? वो है नागौर दरबार। और इस कल्याणमल का एक पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़, जिसने मुगलों के उसमें सानिध्य में रह करके कई किताबें लिखी थी। फिर एक प्रश्न आता है कि अकबर पर इस्लाम के विरुद्ध अनेक कार्य करने का आरोप किसने लगाया था? यानी अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने घोषित किया था? अकबर को इस्लाम का शत्रु घोषित करने वाला, ये बहुत कट्टर मुस्लिम था, विद्वान तो था, ये करने वाला ये था अब्दुल कादिर बंदायूनी। बंदायूं का था ये, इसलिए इसको बंदायूनी कहते हैं। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु घोषित कर दिया था। फिर एक प्रश्न आता है
आगामी प्रश्न है कि मुगल सम्राट जिसने भारत में सामाजिक बुराइयों को रोकने का प्रयास किया था वो है अकबर। मुगल सम्राट जिसने सामाजिक बुराइयां, यानी अकबर ने बाल विवाह की भी न्यूनतम आयु उस समय तय कर ली थी, सामाजिक बुराइयों को रोकने का प्रयास किया, वो जवाब है अकबर। फिर आगामी क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल सम्राट 12 अध्यादेशों के साथ गद्दी पर बैठा था, तो वो जवाब है जहांगीर। 12 अध्यादेशों या आदेशों एक ही बात है, कई जगह आदेश भी लिखा आ सकता है, आदेश के साथ बादशाह बनने वाला ये नाम है जहांगीर। आगामी प्रश्न है कि वो दो मुगल बादशाह जिनकी माताएं राजपूत राजकुमारियां थी, ये नाम है साथियों जहांगीर और शाहजहां। फिर एक प्रश्न है कि मलिक अंबर, ये दक्षिण भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मलिक अंबर कहां का प्रधानमंत्री था? मलिक अंबर का जवाब है अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। कहां का था? अहमदनगर। और अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। इसके बाद आगामी प्रश्न है किसने सैनिक अभियान के परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राणा अमर सिंह को बाध्य होकर मुगल संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो इसका जवाब है साथियों खुर्रम। यानी जहांगीर ने अमर सिंह को कब्जे में करने के लिए शाहजहां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा था और उसने संधि के लिए अमर सिंह को मजबूर कर दिया था। अमर सिंह मेवाड़। संधि हेतु प्रेरित करने वाला ये था खुर्रम। इसने आक्रमण भी किया था खुर्रम, या इसका नाम है शाहजहां। खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था और बाद में ये शाहजहां हो गया। और वैसे मेवाड़ मुगल संधि जो है ये 1615 की है। इस पर साइन किसके हुए थे? मेवाड़ मुगल संधि ये मानी जाती है साथियों अमर सिंह तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और दूसरे थे जहांगीर। इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी। लेकिन इस सैनिक अभियान का नेतृत्व किसने किया था? खुर्रम या शाहजहां ने। फिर एक कंधार शब्द आता है जो वर्तमान में अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति वाला शहर है कंधार। उस समय यह मुगलों के समय एक प्रांत हुआ करता था और कंधार भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते थे वो कंधार से, फिर पाकिस्तान के विभिन्न दर्रों से भारत में आते थे। तो कंधार को जितना मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए लगभग सभी मुगल राजाओं ने कंधार को कब्जे में करने का प्रयास किया, लेकिन लगभग को असफलता मिली। शाहजहां ने कंधार पर कितने अभियान भेजे थे? शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए 3 अभियान, कितने? 3 अभियान भेजे। इन तीनों में प्रथम और द्वितीय इन दोनों अभियानों का नेतृत्व किया था औरंगजेब ने। और जब औरंगजेब असफल रहा तो तीसरा अभियान उसने किसके नेतृत्व में भेजा था? दारा शिकोह के नेतृत्व में। यानी अपने पुत्र दारा शिकोह को इस अभियान का लास्ट का जो नेतृत्व वो सौंपा था। और दारा भी जब असफल रहा तो शाहजहां ने हमेशा के लिए कंधार के मुद्दे को छोड़ दिया था। फिर आगामी प्रश्न है कि किसने सबसे पहले शाहजहां के जीवित होते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री बादशाह घोषित किया था? तो वो साथियों नाम है मुराद। यानी वास्तव में बादशाह बनने वाला तो था औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब से पहले
मुराद जो था ना, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, और ये 4 पुत्र थे शाहजहां के। तो मुराद ने शाहजहां के जीवित रहते अपने आप को बादशाह घोषित किया था। शाहजहां ने मुराद ने सबसे पहले शाहजहां के समय अपने आप को बादशाह घोषित किया। फिर एक प्रश्न है कि औरंगजेब ने मुसलमान व्यापारियों को चुंगी कर से मुक्त कर दिया था। यानी औरंगजेब धर्मान था, हिंदू मुस्लिम उसने भेदभाव काफी किए थे। तो औरंगजेब ने मुसलमान व्यापारियों को तो चुंगी कर से मुक्त कर दिया था, और हिंदू व्यापारियों पर कितने % चुंगी लगाई थी? 5%। औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 5% चुंगी लगाई, जबकि मुस्लिम को फ्री कर दिया। मुस्लिम व्यापारी को इस चुंगी कर से मुक्त रखा था। फिर आगामी प्रश्न है, सिख गुरु जिनको औरंगजेब ने यातनाएं देकर मार डाला था या उनको मृत्युदंड दिया था, वो व्यक्ति कौन से हैं? 9वें गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु तेग बहादुर को ये 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। और कहां दिया था? दिल्ली में। यानी जहां इनका शीश गिरा वहां गुरुद्वारा शीशगंज है दिल्ली में, गुरुद्वारा शीशगंज। और इनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु तेग बहादुर के बेटे कौन थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह। इनकी हत्या नांदेड़ में हुई थी। नांदेड़ महाराष्ट्र है। नांदेड़ में एक अफगान ने हत्या कर दी। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। अब गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में एक अलग परिवर्तन किया था, उसका नाम है खालसा। यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। यानी इन्होंने सिखों को एक सैनिक जाति में बदलने का प्रयास किया था। और गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को वो स्थान आता है कई बार सरहिंद, पंजाब का एक स्थान है सरहिंद में। इनके 2 पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवाया गया था। इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इस वजह से 2 पुत्रों को औरंगजेब ने, किसके पुत्र थे ये? गुरु गोविंद सिंह के। औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। ये हो गया गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। हम इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करेंगे क्योंकि 1 महीना है और डेली इस प्रकार का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें। अब एक प्रश्न है कि औरंगजेब का पुत्र जिसको दुर्गादास राठौड़ ने सहायता की थी, यानी उस व्यक्ति ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, वो भी अकबर नाम है। यानी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को, ये अकबर मुगल सम्राट अकबर नहीं है, औरंगजेब का पुत्र है। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को दुर्गादास राठौड़ ने शरण दी थी। फिर एक प्रश्न आता है कि ताराबाई कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताराबाई ने कई वर्ष तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, औरंगजेब को कई लड़ाइयों में इसने हराया भी था। तो ताराबाई राजा राम
प्रथम की पत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की मां थी, यानी शिवाजी प्रथम अलग है, शिवाजी द्वितीय की माता थी। ये होगा अपने ताराबाई का, यानी औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में सफलता का श्रेय किसको जाता है, तो वो साथियों ताराबाई को है। ताराबाई को सफलता मिली थी किसके खिलाफ है, औरंगजेब के खिलाफ। ताराबाई बिल्कुल सफल रही थी। फिर एक प्रश्न आता है पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी के बीच। और औरंगजेब की तरफ से किसने साइन किए थे, पुरंदर महाराष्ट्र का एक स्थान है जहां यह संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। और इसमें साइन करने वाले थे औरंगजेब की तरफ थे राजा जय सिंह, राजा जो जयपुर के राजा थे ना, राजा जय सिंह, और इधर शिवाजी खुद थे। शिवाजी के पास उस समय कुल 35 किले हुआ करते थे, तो इन 35 दुर्गों में से 23 बहुत किलों की संख्या पूछी जाती है, बहुत बार पूछा है प्रश्न। 23 किले इन्होंने इस संधि के द्वारा मुगलों को सौंप दिए। फिर आगामी प्रश्न है शिवाजी से संबंधित है, अफजल खां की शिवाजी ने किस दुर्ग के नीचे हत्या की थी, यानी बगनखों से मारा था। शिवाजी ने अफजल खान, ये इसकी तरफ से भेजा गया था, और इसके औरंगजेब की तरफ से, औरंगजेब का मामा था ये, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे की थी। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र का है, ये राजस्थान वाला प्रतापगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र दुर्ग में। फिर आगामी प्रश्न है मराठों ने पंजाब पर अधिकार कब किया था, तो साथियों 1758 ईस्वी है। 1758 ईस्वी में मराठों ने पंजाब पर अधिकार। एक याद रखें कि 1761 में पानीपत के 30 युद्ध में मराठे हार गए थे, तो कोई भी यदि आप तुक्का भी मारे तो 1761 से पहले का मारे। मराठों ने पंजाब पर अधिकार किया था 1758 में। इसका जवाब है कि रघुनाथ राव होलकर ने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया था, और वहां का शासन उसने अदिनी बेग नामक एक मुगल अधिकारी था, उसको पंजाब का कार्यभार किसने सौंपा था, रघुनाथ राव ने। फिर एक प्रश्न है कि अकबर ने मनसबदारों को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो आईन अकबरी अबुल फजल की जो है उसमें लिखा हुआ है कि मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी। मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी, 33। अब बड़ी श्रेणियां तो 3 थी, और 3 के जो विभाजन थे 11-11 करके, वो थे 33। तो कई बार जब विकल्प 33 नहीं हो 3 भी आए तो आप 3 करें, और 33 हो तो 33 करें। 3 और 33 दोनों साथ नहीं आएंगे। फिर एक आगामी प्रश्न है हिंदू पद पादशाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने अपनाई थी, हिंदू पद पादशाही का ये बाजीराव की नीति है, यानी चारों ओर हिंदू साम्राज्य की स्थापना। हिंदू पद पादशाही ये एक नीति का नाम है, वो है बाजीराव प्रथम की नीति थी। और बाजीराव प्रथम का ये कथन था कि कटक कहाँ है, उड़ीसा में, और अटक है पाकिस्तान से थोड़ा आगे, तो कटक से अटक तक मराठा ध्वज फहराएंगे, यानी इस पूरे साम्राज्य में हम हिंदू क्षेत्र में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ये प्रयास किया था बाजीराव प्रथम ने। एक आगामी प्रश्न है कि प्रथम पेशवा कौन था। हम अक्सर बाजीराव प्रथम करते हैं, लेकिन ये गलत है। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे। फिर एक हिंदी साहित्य का प्रश्न है, हिस्ट्री में आया हुआ है, रसिक प्रिया के लेखक ये कवि केशव या कवि केशव दास,
इन्होंने रसिक प्रिया की रचना की थी। फिर एक प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो ये है औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने। और कहाँ बनाया? ये स्थान है औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार वाला नहीं है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का है। और ये मकबरा थोड़े दिन पहले भी चर्चा में रहा है, कोई कट्टरता के चलते। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कहाँ बनाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बीबी का क्या नाम था? रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी की याद में औरंगजेब ने एक मकबरा बनाया था। औरंगजेब ने साथियों 50 साल शासन किया था। कितने साल? 50 वर्ष औरंगजेब का शासन रहा, जिनमें 25 साल उसने उत्तर में लड़ाइयां लड़ी और 25 साल उसने दक्षिण भारत में संघर्ष किया। औरंगजेब ने कहीं लिखा भी है कि दक्कन का नासुर मुझे ले बैठा। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त की थी? तो ये था शाह आलम द्वितीय। यानी जो एक इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट, याद रखें ये कई पक्षों में भी थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय से क्लाइव ने, क्लाइव अंग्रेज था, क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। दीवानी का मतलब है कि पूरे स्टेट का जो राजस्व था, आय थी, रुपया पैसा भेड़ा करने वाली बात की बा सारी करने ली अंग्रेजा। और शासन चलाना जो कम खर्चो आतो, कानून व्यवस्था ई बा किंग है संबंधित राजा के प्रांत को जो राजा हो किंग जिम्मेदारी बा। और खाली रुपया भेड़ा करने वाला काम हो अंग्रेजा को। फिर एक प्रश्न आता है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था? सहायक संधि का जनक ये साथियों लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि जिन रियासतों ने स्वीकार की, ये समझिए कि उन्होंने अपने सारे अधिकार अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिए थे। सहायक संधि में एक ब्रिटिश रेजिडेंट संबंधित राजा के दरबार में रहता था, जो प्रतिदिन की जो गतिविधि थी उससे किसको अवगत, ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेज अधिकारियों को अवगत कराता रहता था। फिर आता है कि वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से कौन किस वर्ष में सहायक संधि की? यानी बाजीराव द्वितीय से बस्सीन 1802 बस्सीन में सहायक संधि की थी। इसके बाद एक प्रश्न है, ये भी मराठों के साथ है, सालबाई की संधि 1782 में किसके बीच हुई थी? सालबाई की संधि ये 1782 में, और इसके 17 सूत्र है 1782 में। और सूत्र कितने? सूत्र पॉइंट बिंदु 17 सूत्र थे। और ये अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी, यानी मराठों के बीच हुई थी। मराठों की तरफ से साइन करने वाला था महादजी सिंधिया, अंग्रेजों एवं महादजी सिंधिया। ये हो गया सालबाई की संधि। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र था, ये किसने शुरू किया था? संवाद कौमुदी। इसका जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का एक अखबार था, और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और उन्होंने स्पेनिश यानी स्पेन की भाषा, बंगाली, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, इन संस्कृत, इन कई भाषाओं के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ थी। अलग अलग भाषाओं में उन्होंने साहित्य लिखा है। जैसे रफ्त गुफ्तार नाम का भी एक उन्होंने समाचार पत्र निकाला था,
वो अरबी में, इसमें उर्दू में था। तो आज का मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगामी वीडियो में हिस्ट्री का इसी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन है और इनकी हम डिटेल थोड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद।